अब जब हमने ऑफ चिप ग्लोबल बैंडविड्थ बॉटलनेक्स को एलिमिनेट कर दिया है, सेक्शन 24.2 और ऑन चिप बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझा दिया है, सेक्शन 24.3, तो हमारे जीपीयू थ्रेड्स बहुत ही तेज स्पीड पर शेयर्ड मेमोरी में रीड और राइट कर सकते हैं। लेकिन इतनी तेज स्पीड के साथ डेटा में पूरी तरह से गड़बड़ी होने की भी बड़ी पॉसिबिलिटी आती है। इमेजिन कीजिए एक बिजी रेस्टोरेंट किचन को जहां 32 लाइन कुक्स बिल्कुल एक ही बड़े काउंटर टॉप पर काम कर रहे हैं। अगर कुक ये सब्जियां काटता है और उन्हें एक बाउल में रखता है, लेकिन कुक एक एक काटने का काम खत्म करने से पहले ही कुक भी सॉस बनाना शुरू करने के लिए उसी बाउल को उठा लेता है, तो डिनर बर्बाद हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुक भी के चाकू कितने तेज हैं, इंग्रेडिएंट्स कब तैयार हैं, इस पर बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन के स्पीड से सिर्फ गलतियां ही होती हैं। कूडा में शेयर्ड मेमोरी डबल अंडरस्कोर शेयर डबल अंडरस्कोर वही तेज और खुला काउंटर टॉप है, क्योंकि एक थ्रेड ब्लॉक के अंदर के सभी थ्रेड्स उसी शेयर्ड मेमोरी स्पेस में इसमें फ्रीली रीड और राइट कर सकते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 22.4 में देखा था। तो हम क्लासिक कंकरेंसी बग्स का सामना करते हैं, जो हैं डेटा रेस कंडीशंस। अगर थ्रेड 0 एक कंप्यूटेड रिजल्ट को एसमेम 0 में लिखता है और थ्रेड 1 तुरंत रनिंग सम कंप्यूट करने के लिए एसमेम 0 को रीड करने की कोशिश करता है, तो हम 100% श्योर कैसे हो सकते हैं कि थ्रेड 1 के रीड करने की कोशिश करने से पहले थ्रेड 0 ने लिखना खत्म कर लिया था? इसका छोटा सा जवाब है, बिना एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन के आप ऐसा नहीं कर सकते। इस सेक्शन में हम चैप्टर 14.3 की सीपीयू कंकरेंसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग को मॉडर्न जीपीयू एग्जीक्यूशन मॉडल्स के साथ जोड़ेंगे। हम सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स के फिजिकल हार्डवेयर मैकेनिक्स को एग्जामिन करेंगे। लेगेसी कूडा प्रिमिटिव्स जैसे डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स को मॉडर्न सी प्लस प्लस कूडा कोऑपरेटिव ग्रुप्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगे। फाइन ग्रेन्ड सबवार्प पार्टीशनिंग को इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे मेमोरी विजिबिलिटी गारंटीज रियल वर्ल्ड रेस कंडीशंस को रोकती हैं। सेक्शन ब्रेक कंकरेंसी 101 ऑन द जीपीयू रेस कंडीशंस और मेमोरी विजिबिलिटी। कूडा हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस में डाइव करने से पहले आइए उन फंडामेंटल कंकरेंसी प्रॉब्लम्स को दोबारा देखें जिनसे हम पहली बार चैप्टर 14.3 में सीपीयू साइड पर मिले थे। जब मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट्स मेमोरी में सेम लोकेशन को एक साथ एक्सेस करती हैं और उन एक्सेस से कम एक राइट ऑपरेशन हो, तो आपके पास एक पोटेंशियल डेटा रेस होती है। जीपीयू शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग में डेटा रेसेस मुख्य रूप से रीड आफ्टर राइट आर ए ब्लू हैजार्ड्स के रूप में दिखती हैं। ट्रू डेटा डिपेंडेंसीज भी कहा जाता है। एक क्लासिक रीड आफ्टर राइट आर ए डब्ल्यू हैजार्ड मान लीजिए एक सिंपल 1D स्टेंसिल ऑपरेशन है, जहां हर थ्रेड ग्लोबल मेमोरी से डेटा को शेयर्ड मेमोरी में लोड करता है और फिर अपनी खुद की वैल्यू को अपने लेफ्ट और राइट नेबर्स के साथ एवरेज करता है। यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्राम शेयर्ड मेमोरी का यूज करके 1 डायमेंशनल स्टेंसिल कैलकुलेशन डेमोनस्ट्रेट करता है। यह एक अनसेफ अप्रोच को इलस्ट्रेट करता है, जहां पैरेलल थ्रेड्स शेयर्ड मेमोरी में डेटा लोड करते हैं और फिर 3 पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इमीडिएटली अपने नेबर्स से रीड करते हैं। क्योंकि प्रोग्राम में राइट और रीड ऑपरेशंस के बीच सिंक्रोनाइजेशन बैरियर नहीं है, ये एक रेस कंडीशन इंट्रोड्यूस करता है जहां थ्रेड्स अपने नेबर्स से आउटडेटेड इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। यहां पर भला क्या गलत हो सकता है? एक इनएक्सपीरियंस्ड नजरिए से कोड ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होता है। यह काफी इंट्यूटिव लगता है कि स्टेप 1 को स्टेप 2 शुरू होने से पहले पूरा होना ही चाहिए, लेकिन याद रखिए एक थ्रेड ब्लॉक को मल्टीपल इंडिपेंडेंट वार्प्स यानी 32 थ्रेड्स के ग्रुप्स में पार्टीशन किया जाता है और एसएम हार्डवेयर शेड्यूलर ये चूज करता है कि किसी भी दिए गए क्लॉक साइकिल पर कौन सा वार्प एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए वार्प 0 यानी थ्रेड्स 0 से 1 स्टेप 1 का एग्जीक्यूशन खत्म करके तुरंत स्टेप 2 पर चला जाता है। थ्रेड 31 एसमेम 32 को रीड करने की कोशिश करता है, हालांकि एलिमेंट एसमेम 32 थ्रेड 32 का है जो वार्प 11 में आता है। अगर हार्डवेयर शेड्यूलर ने अभी तक वार्प 1 को स्टेप 1 रन करने के लिए शेड्यूल नहीं किया है, तो एसमेम 32 में स्टेल मेमोरी गार्बेज अनइनिशियलाइज्ड डेटा या 0 होगा। यह डायग्राम जीपीयू प्रोग्रामिंग में एक रेस कंडीशन को दिखाता है जहां 2 एग्जीक्यूशन थ्रेड्स के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन फेलियर होता है। थ्रेड्स का फर्स्ट ग्रुप शेयर्ड मेमोरी लोकेशंस को रीड करने की कोशिश करता है, इससे पहले कि थ्रेड्स का सेकंड ग्रुप नेसेसरी डेटा राइट कर पाए, जिसके कारण एक इनवैलिड स्टेल रीड होती है क्योंकि राइट ऑपरेशन बहुत लेट होता है।
ये एक क्लासिक RAW रेस कंडीशन है। वार्प्स के बीच का एग्जीक्यूशन ऑर्डर नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। ये गारंटी देने के लिए कि स्टेप 2 उन सभी थ्रेड्स के लिखे वैलिड डेटा को रीड करे जो स्टेप 1 में लिखे गए थे। हमें एक एक्सप्लिसिट एग्जीक्यूशन और मेमोरी बैरियर इंसर्ट करना होगा। सेक्शन ब्रेक एक GPU बैरियर की एनाटॉमी एग्जीक्यूशन वर्सेस मेमोरी विजिबिलिटी। वास्तव में क्या होता है जब एक GPU थ्रेड किसी सिंक्रोनाइजेशन बैरियर का एनकाउंटर करता है? मॉडर्न हार्डवेयर पर एक कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव टू डिस्टिंक्ट ड्यूटीज परफॉर्म करता है। एग्जीक्यूशन सिंक्रोनाइजेशन यानी एग्जीक्यूशन बैरियर। ये उस हर थ्रेड के आगे बढ़ने को रोक देता है जो बैरियर तक पहुंचता है, जब तक कि टारगेट स्कोप के अंदर का हर थ्रेड, जैसे कि पूरा थ्रेड ब्लॉक, कोड के उसी सेम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। मेमोरी विजिबिलिटी यानी मेमोरी फेंस या बैरियर। यह पाइपलाइन राइट बफर्स को फ्लश करता है और पुराने रजिस्टर या L1 कैशे स्टेट को इनवैलिडेट करता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि बैरियर से पहले जारी किए गए सभी शेयर्ड मेमोरी राइट्स फिजिकली कमिट हो जाएं और बैरियर के बाद सभी थ्रेड्स को दिखाई दें। CPU वर्सेस GPU सिंक्रोनाइजेशन एक क्विक रिफ्रेशर। चैप्टर 14.3 में हमने देखा था कि कैसे CPU थ्रेड्स OS मैनेज्ड थ्रेड्स के काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए STD बैरियर, STD लैच या STD म्यूटेक्स का यूज करते हैं। CPU पर एक बैरियर को हिट करने में अक्सर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कर्नेल ट्रांजिशन या यूजर स्पेस में स्पिनिंग शामिल होती है। GPU पर सिंक्रोनाइजेशन सीधे हार्डवेयर में होता है। स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर यानी ASM में डेडिकेटेड हार्डवेयर बैरियर यूनिट्स होते हैं। जब कोई वार्प किसी सिंक्रोनाइजेशन इंस्ट्रक्शन को हिट करता है तो हार्डवेयर वार्प शेड्यूलर बस उस वार्प को ब्लॉक्ड एट बैरियर के रूप में मार्क कर देता है और उसके लिए इंस्ट्रक्शंस इश्यू करना बंद कर देता है। शेड्यूलर दूसरे एलिजिबल वार्प्स को रन करना जारी रखता है। एक बार जब हार्डवेयर बैरियर काउंटर ये इंडिकेट करता है कि ब्लॉक के सभी वार्प्स आ चुके हैं, तो ब्लॉक्ड वार्प्स को तुरंत फिर से एलिजिबल मार्क कर दिया जाता है। इसमें कोई हैवी कर्नेल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस या OS इंटरवेंशन नहीं होते हैं, बस एक रॉ हार्डवेयर हैंडशेक होता है जिसमें कुछ ही क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। सेक्शन ब्रेक द लेगेसी स्टैंडर्ड यानी सिंक थ्रेड्स। कूडा की शुरुआत से ही एक ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करने का प्राइमरी टूल इंट्रिंसिक फंक्शन सिंक थ्रेड्स रहा है। ये क्यूडा इंस्ट्रक्शन एक ब्लॉक के अंदर सारे थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करता है, जिससे वे इस बैरियर पर तब तक वेट करने के लिए फोर्स होते हैं जब तक कि हर थ्रेड यहां तक नहीं पहुंच जाता, जिससे मेमोरी कंसिस्टेंसी इंश्योर होती है और रेस कंडीशंस प्रिवेंट होती हैं। जब इसे एक कर्नल के अंदर कॉल किया जाता है तो सिंक थ्रेड्स एक ब्लॉक वाइड बैरियर क्रिएट करता है। एग्जीक्यूट होने वाले थ्रेड ब्लॉक के अंदर हर एक थ्रेड को इस लाइन तक पहुंचना ही होगा, इससे पहले कि किसी भी थ्रेड को इसके आगे जाने की परमिशन मिले। इसके अलावा सिंक थ्रेड्स से पहले ब्लॉक में थ्रेड्स द्वारा किए गए सभी ग्लोबल और शेयर्ड मेमोरी एक्सेस सिंक थ्रेड्स के बाद ब्लॉक के सभी थ्रेड्स के लिए विजिबल होने की गारंटी होती है। चलिए सिंक थ्रेड्स का यूज करके अपने 1D स्टेंसिल कोड को फिक्स करते हैं। ये GPU कंप्यूटिंग फंक्शन शेयर्ड मेमोरी का यूज करके एक 1 डायमेंशनल स्टेंसिल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह सबसे पहले ग्लोबल मेमोरी से डेटा को एक फास्ट शेयर्ड मेमोरी बफर में लोड करता है सभी थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करने के बाद, ताकि यह पक्का हो सके कि डेटा पूरी तरह से राइट हो गया है। यह हर एलिमेंट और उसके इमीडिएट नेबर्स का एवरेज कैलकुलेट करता है, फिर स्मूथ रिजल्ट्स को वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है। अब जब वार्प 0 सिंक थ्रेड्स पर पहुंचता है तो इसका एग्जीक्यूशन पॉज हो जाता है। वार्प 1 स्टेप 1 एग्जीक्यूट करता है, अपना डेटा इस मेम 32-63 में राइट करता है और सिंक थ्रेड्स पर पहुंचता है। एक बार जब ब्लॉक के सभी वार्प्स बैरियर पर पहुंच जाते हैं तो हार्डवेयर उन सभी को एक साथ रिलीज कर देता है। जब थ्रेड 31 इस मेम 32 रीड करता है तो इस बात की 100% गारंटी होती है कि वह थ्रेड 32 द्वारा लिखे गए वैल्यू को ऑब्जर्व करेगा। कंडीशन इवैल्यूएशन के साथ सिंक थ्रेड्स के वेरिएशंस। कूडा सिंक थ्रेड्स के बिल्ट इन प्रेडिकेट वेरिएशंस भी प्रोवाइड करता है, जो पूरे ब्लॉक में एक बूलियन प्रेडिकेट के इवैल्यूएशन के साथ थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को कंबाइन करते हैं। इंट सिंक थ्रेड्स काउंट इंट प्रेडिकेट। इससे आप ब्लॉक के सभी थ्रेड्स को सिंक्रोनाइजर कर सकते हैं और ये उन थ्रेड्स की टोटल संख्या रिटर्न करता है जिनके लिए प्रेडिकेट नॉन जीरो ट्रू इवैल्यूएट होता है। इंट सिंक थ्रेड्स एंड इंट प्रेडिकेट। इससे आप सभी थ्रेड्स को सिंक्रोनाइजर कर सकते हैं और ये नॉन जीरो रिटर्न करता है सिर्फ और सिर्फ तभी ब्लॉक के सभी थ्रेड्स के लिए प्रेडिकेट नॉन जीरो इवैल्यूएट होता है।
इंट सिंक थ्रेड्स और कोमा इंट प्रेडिकेट। इससे आप सभी थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और ये नॉन जीरो रिटर्न करता है अगर ब्लॉक में कम से कम वन थ्रेड के लिए प्रेडिकेट नॉन जीरो इवेल्युएट होता है। ब्लॉक वाइड वैलिडेशन या अर्ली एग्जिट एल्गोरिदम करते समय ये इनक्रेडिबली यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सेगमेंट चेक करता है कि क्या किसी पैरेलल थ्रेड में कोई इनवैलिड मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई है, जैसे कि कोई वैल्यू जो नॉट अ नंबर हो, और अगर ऐसा है तो प्रोसेस को सेफली अबॉर्ट करने के लिए सभी थ्रेड्स के बीच कोऑर्डिनेट करता है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न सी प्लस प्लस कूडा कोऑपरेटिव ग्रुप्स। जबकि सिंक थ्रेड्स बेसिक कर्नल्स के लिए काम कर देता है, मॉडर्न जीपीयू प्रोग्रामिंग काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है। स्टैंडर्ड्स प्लस प्लस स्ट्रांगली टाइप्ड एक्सप्रेसिव कंकरेंसी प्रिमिटिव्स जैसे C++20 में एसटीडी बैरियर की तरफ बढ़ चुका है। एनवीडिया ने कूडा 9 में कोऑपरेटिव ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि वही सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सप्रेसिव C++ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न जीपीयू कर्नल्स में लाया जा सके। सिंक थ्रेड से दूर क्यों जाएं? स्कोप क्लैरिटी की कमी। सिंक थ्रेड्स हमेशा पूरे थ्रेड ब्लॉक पर ऑपरेट करता है। क्या हो अगर आप थ्रेड्स के सिर्फ एक सबसेट को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, जैसे एक सिंगल वार्प या 16 थ्रेड्स का एक टाइल? सिंक थ्रेड्स ऐसा नहीं कर सकता। टाइप सेफ्टी और कंपोजेबिलिटी। फंक्शन सिग्नेचर्स के जरिए एक्सप्लिसिट ग्रुप ऑब्जेक्ट्स पास करने से आपका कोड सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग बन जाता है। अगर किसी हेल्पर फंक्शन को थ्रेड्स के एक सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप की जरूरत है तो वह सीधे पैरामीटर के रूप में एक ग्रुप ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट कर सकता है। कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज करने के लिए हेडर और नेमस्पेस को इंक्लूड करें। यह ब्लॉक एडवांस्ड थ्रेड मैनेजमेंट के लिए कोऑपरेटिव ग्रुप्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है और इसके नेमस्पेस को रेफरेंस करना आसान बनाने के लिए एक छोटा एलियास एस्टेब्लिश करता है। द थ्रेड ब्लॉक ग्रुप। कोऑपरेटिव ग्रुप्स में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक CG: थ्रेड अंडरस्कोर ब्लॉक है जो पूरे थ्रेड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, यानी वही एग्जैक्ट स्कोप जिसे सिंक थ्रेड्स द्वारा मैनेज किया जाता है। आप CG: दिस थ्रेड ब्लॉक के जरिए अपने कर्नल के अंदर करंट ब्लॉक का एक हैंडल पा सकते हैं। यह कूडा कर्नेल कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज करके एक वन डायमेंशनल स्टेंसिल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह इनपुट डेटा को शेयर्ड मेमोरी में लोड करता है। मॉडर्न कोऑपरेटिव ग्रुप इंटरफेसेज का यूज करके ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करता है और फिर हर एलिमेंट के लिए एक 3 पॉइंट मूविंग एवरेज कंप्यूट करके रिजल्ट को वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है। ब्लॉक ऑब्जेक्ट पर अवेलेबल एक्सप्रेसिव मेथड्स पर ध्यान दें। ब्लॉक डॉट सिंक जो ब्लॉक के अंदर सभी से थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करता है। ब्लॉक डॉट थ्रेड रैंक जो ब्लॉक के अंदर कॉलिंग थ्रेड का 1D लीनियराइज्ड रैंक रिटर्न करता है 0 से ब्लॉक डॉट साइज -1 तक। ब्लॉक डॉट साइज जो ब्लॉक में थ्रेड्स की टोटल संख्या रिटर्न करता है ब्लॉक डिम डॉट x टाइम्स ब्लॉक डिम डॉट y टाइम्स ब्लॉक डिम डॉट z। ब्लॉक डॉट ग्रुप इंडेक्स जो 3D ब्लॉक इंडेक्स रिटर्न करता है जो IDX के इक्विवेलेंट है। लेगेसी कूडा और मॉडर्न कोऑपरेटिव ग्रुप्स का कंपैरिजन। चलिए लेगेसी कूडा प्रिमिटिव्स को मॉडर्न कोऑपरेटिव ग्रुप्स इडियम्स के साथ साइड बाय साइड रखते हैं। यह टेबल अलग अलग ऑपरेशंस में कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज करके लेगेसी कूडा C++ को मॉडर्न C++ कूडा से कंपेयर करती है। एक थ्रेड ब्लॉक हैंडल पाने के लिए लेगेसी कूडा इम्प्लिसिट थ्रेड इंडेक्स और ब्लॉक डायमेंशन वेरिएबल्स पर रिलाई करता है, जबकि मॉडर्न कूडा CG: थ्रेड ब्लॉक इक्वल्स CG: दिस थ्रेड ब्लॉक का यूज करता है। ब्लॉक वाइड बैरियर के लिए लेगेसी कूडा सिंक थ्रेड्स का यूज करता है, जिसकी तुलना में मॉडर्न कूडा ब्लॉक डॉट सिंक या CG: सिंक ब्लॉक का यूज करता है। लोकल थ्रेड ID गेट करने के लिए लेगेसी कूडा 1D ब्लॉक्स के लिए थ्रेड इंडेक्स डॉट x का यूज करता है, जबकि मॉडर्न कूडा ब्लॉक डॉट थ्रेड रैंक का यूज करता है। टोटल ब्लॉक साइज कैलकुलेट करने के लिए लेगेसी कूडा ब्लॉक डायमेंशन डॉट x, ब्लॉक डायमेंशन डॉट y और ब्लॉक डायमेंशन डॉट z को मल्टीप्लाई करता है, जबकि मॉडर्न कूडा ब्लॉक डॉट साइज का यूज करता है। लास्टली, वार्प लेवल बैरियर के लिए लेगेसी कूडा सिंक वार्प का यूज करता है, जबकि मॉडर्न कूडा साइज 32 के CG: थ्रेड ब्लॉक टाइल के साथ एक टाइल एस्टेब्लिश करता है। टाइल इक्वल्स CG: टाइल्ड पार्टीशन ऑफ साइज 32 ऑफ ब्लॉक, जिसके बाद टाइल डॉट सिंक आता है। सेक्शन ब्रेक। सब वार्प और फ्लेक्सिबल सिंक्रोनाइजेशन टाइल्ड पार्टीशन। कोऑपरेटिव ग्रुप्स का सबसे बड़ा फीचर यह है आप एक थ्रेड ब्लॉक को छोटे हार्डवेयर अलाइंड सब ग्रुप्स में बांट सकते हैं जिन्हें टाइल्स कहा जाता है। मान लीजिए आप एक ऐसा एल्गोरिदम लिख रहे हैं जहां 4
8, 16 या 32 थ्रेड्स के छोटे ग्रुप्स को लोकल शेयर्ड मेमोरी एक्सचेंजेस या रिडक्शन ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है। सिर्फ 4 थ्रेड्स के कोऑर्डिनेट करने के लिए पूरे 256 थ्रेड ब्लॉक को एक फुल सिंक थ्रेड्स बैरियर पर वेट करने के लिए फोर्स करना बहुत ज़्यादा वेस्टफुल है। CG डबल कोलन टाइल्ड अंडरस्कोर पार्टीशन का यूज करके हम एक थ्रेड ब्लॉक को छोटे स्टैटिक सबग्रुप्स में स्लाइस कर सकते हैं। यह सेगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि CUDA कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज करके एक स्टैंडर्ड GPU थ्रेड ब्लॉक को 8 थ्रेड्स ईच के छोटे कोऑपरेटिव ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। जब आप टाइल 8 सिंक को इन्वोक करते हैं तो सिर्फ उस स्पेसिफिक टाइल के अंदर के 8 थ्रेड्स ही सिंक्रोनाइज होते हैं। थ्रेड ब्लॉक के बाकी 248 थ्रेड्स बिना किसी इंटरप्शन के चलते रहते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक बड़े GPU थ्रेड ब्लॉक को छोटे इंडिपेंडेंट सब ग्रुप्स में पार्टीशन किया जा सकता है, जिन्हें टाइल्स कहा जाता है। यह दिखाता है कि थ्रेड्स का हर एक इंडिविजुअल टाइल ब्लॉक के दूसरे टाइल्स से इंडिपेंडेंटली अपने एग्जीक्यूशन को सिंक्रोनाइज कर सकता है, बजाय इसके कि पूरे थ्रेड ब्लॉक को एक ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट पर वेट करने के लिए फोर्स किया जाए। एग्जाम्पल कोलन टाइल्स का यूज करके सबवार्प रिडक्शंस। आइए देखते हैं कि CG टाइल्ड पार्टीशन शेयर्ड मेमोरी में लोकल मिनी रिडक्शंस को कंप्यूट करने के लिए अल्ट्रा फास्ट सबवार्प सिंक्रोनाइजेशन को कैसे इनेबल करता है। यह GPU प्रोग्राम कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज करके एक पैरेलल रिडक्शन परफॉर्म करता है। यह इनपुट डेटा को शेयर्ड मेमोरी में लोड करता है और एग्जीक्यूशन ब्लॉक को 16 थ्रेड्स के छोटे ग्रुप्स में पार्टीशन करता है। हर ग्रुप ट्री बेस्ड रिडक्शन मेथड का यूज करके अपने डेटा के सबसेट को इंडिपेंडेंटली सम करता है और हर स्टेप पर सिर्फ ग्रुप के अंदर ही सिंक्रोनाइज करता है। फाइनली हर ग्रुप का लीडर थ्रेड एक्यूमुलेटेड रिजल्ट को आउटपुट मेमोरी में राइट करता है। टाइल्ड पार्टीशंस के लिए हार्डवेयर रूल्स। जब आप n का CG टाइल्ड पार्टीशन यूज करते हैं तो n2 की पावर होना चाहिए, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। n हार्डवेयर वार्प साइज 32 से ज्यादा नहीं हो सकता। हार्डवेयर 32 या उससे कम साइज के टाइल्स के लिए अंडर द हुड एफिशिएंट बिटवाइज वार्प शफल इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है, जिससे टाइल सिंक लगभग इंस्टेंटेनियस हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन कोड लैब कोलन मल्टीपास शेयर्ड मेमोरी पैरेलल प्रीफिक्स सम स्कैन। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की अपनी समझ को मजबूत करने के लिए आइए एक कंप्लीट और रनेबल C++ CUDA एप्लीकेशन बनाते हैं। हम शेयर्ड मेमोरी के अंदर एक क्लासिक पैरेलल कंप्यूटिंग एल्गोरिदम कोलन द ब्लेलॉक पैरेलल प्रीफिक्स सम स्कैन एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करेंगे। यह एल्गोरिदम डिस्टिंक्ट फेजेस पर रिलाई करता है, कोलन एक अप स्वीप रिड्यूस फेज और एक डाउन स्वीप फेज। इन फेजेस के हर एक स्टेप के बीच में थ्रेड्स नेबरिंग थ्रेड्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए इंटरमीडिएट शेयर्ड मेमोरी रिजल्ट्स को रीड करते हैं। अगर हम एक भी बैरियर सिंक्रोनाइजेशन मिस करते हैं तो स्कैन गार्बेज आउटपुट्स प्रोड्यूस करेगा। हम मॉडर्न CUDA कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज करके बेंचमार्क बिल्ड करेंगे और इसके स्ट्रक्चर को स्टैंडर्ड ग्लोबल ऑपरेशंस के साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगे। यह CUDA प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के लिए कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज करके एक वर्क एफिशिएंट पैरेलल प्रीफिक्स सम, जिसे एक्सक्लूसिव स्कैन भी कहा जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाए। यह कोड एक GPU कर्नल में ब्लेलॉक स्कैन एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करता है। यह शेयर्ड मेमोरी में इनपुट डेटा लोड करने से शुरू होता है, फिर एक अप स्वीप रिडक्शन फेज को एग्जीक्यूट करता है, जिसके बाद एक डाउन स्वीप फेज आता है, जो हर स्टेप पर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को एंश्योर करता है। फाइनली होस्ट कोड डिवाइस मेमोरी एलोकेट करता है, थ्रेड्स के एक सिंगल ब्लॉक पर कर्नल को लॉन्च करता है, वेरीफाई करता है कि सीक्वेंशियल नंबर्स सही तरीके से कैलकुलेट हो गए हैं और एलोकेटेड GPU मेमोरी को फ्री करता है। स्कैन कोड लैब का एनालिसिस। ब्लॉक स्कैन कर्नेल के एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर को क्लोजली देखिए। हमने अपने ब्लॉक हैंडल को क्लीनली कैप्चर करने के लिए CG थ्रेड ब्लॉक इक्वल CG दिस थ्रेड ब्लॉक का यूज किया। अप स्वीप लूप और डाउन स्वीप लूप दोनों के अंदर हमने सभी स्टेप्स में टोटल 512 टाइम्स ब्लॉक डॉट सिंक को कॉल किया। अगर आप ब्लॉक डॉट सिंक की एक भी कॉल को कमेंट आउट करते हैं तो टेस्ट तुरंत वेरिफिकेशन फेलियर्स रिपोर्ट करेगा। बैरियर्स के बिना फास्टर वार्प्स आगे निकल जाएंगे और हाफ अपडेटेड शेयर्ड मेमोरी वैल्यूज का यूज करके एडिशंस परफॉर्म करेंगे। सेक्शन ब्रेक। CUDA थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस। अपने कर्नेल्स को सेफ, क्लीन और ब्लेजिंगली फास्ट रखने के लिए लेगेसी इंट्रिंसिक्स के बजाय कोऑपरेटिव ग्रुप्स को प्रेफर करें। मॉडर्न CUDA कोड बेसेस में CG थ्रेड ब्लॉक और ब्लॉक डॉट सिंक का यूज करें। यह फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्लिसिट और क्लियर बनाता है।
लूप्स के अंदर बैरियर कॉल्स को मिनिमाइज करें। बैरियर्स एसएसएम पर वार्प एग्जीक्यूशन को पॉज करते हैं। हालांकि ये फास्ट है, अननेसेसरी सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर शेड्यूलर को स्टॉल करता है। हमेशा पूछें, क्या किसी थ्रेड ने वास्तव में ऐसा मेमोरी राइट किया है जिसे दूसरे थ्रेड को यहां रीड करने की जरूरत है। स्मॉल रिडक्शंस के लिए सब वार्प टाइल्स का यूज करें। अगर कोऑर्डिनेशन केवल 4, 8, 16 या 32 थ्रेड्स के बीच होना है तो एंटायर थ्रेड ब्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के बजाय सीजी टाइल्ड पार्टीशन का यूज करें। डाइवर्जेंट कोड में बैरियर्स कभी न रखें। हमारे नेक्स्ट सेक्शन के लिए एक क्रूशियल प्रीव्यू। सिंक्रोनाइजेशन स्कोप में हर थ्रेड को बैरियर को हिट करना ही होगा। अगर एक बैरियर इफ थ्रेड आई idx.x लेस देन 5 ब्लॉक के अंदर रैप्ड है तो नॉन मैचिंग थ्रेड्स वहां कभी नहीं पहुंचेंगे, जिससे जीपीयू इंडेफिनेटली लॉकअप हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक समरी। चेकलिस्ट सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स टास्क परफॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूशन सिंक्रोनाइजेशन यानी थ्रेड्स को तब तक फ्रीज करना जब तक कि सभी न पहुंच जाएं, और मेमोरी विजिबिलिटी यानी हार्डवेयर मेमोरी राइट बफर्स को फ्लश करना। रीड आफ्टर राइट यानी RAW डेटा रेसेज शेयर्ड मेमोरी में तब होती है जब वॉर्प्स इंटरमीडिएट डेटा को रीड कर लेते हैं, इससे पहले कि नेबरिंग वॉर्प्स इसे राइट करना फिनिश करें। लेगेसी क्यूडा सिंक थ्रेड्स यूज करता है। मॉडर्न C++ क्यूडा कोऑपरेटिव ग्रुप्स यानी CG दिस थ्रेड ब्लॉक डॉट सिंक यूज करता है। CG टाइल्ड पार्टीशन फाइन ग्रेन्ड इंडिपेंडेंट सबवॉर्प सिंक्रोनाइजेशन को अलाउ करता है। n = 4, 8, 16, 32 जो फुल ब्लॉक बैरियर्स के ओवरहेड को बाईपास कर देता है। सेक्शन ब्रेक। अब हमने देख लिया है कि सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स कितने वाइटल हैं शेयर्ड मेमोरी रीड या राइट ऑपरेशंस को कंसिस्टेंट और रेस फ्री रखने के लिए। हालांकि जीपीयू कर्नल के अंदर सिंक्रोनाइजेशन बैरियर प्लेस करने से एक टेरिफाइंग हार्डवेयर ट्रैप आ सकता है जिसे हार्डवेयर डेडलॉक कहते हैं। क्या होता है जब कोई इफ या एल्स कंडीशनल ब्रांच आपके वॉर्प के आधे हिस्से को बैरियर हिट करने पर मजबूर कर देती है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा इसे बाईपास कर देता है। क्यों एक इम्प्रॉपर सिंक थ्रेड्स या ब्लॉक डॉट सिंक पूरे ग्राफिक्स कार्ड को फ्रीज टाइम आउट या एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को क्रैश कर देता है। अगले सेक्शन में 24.5 डेडलॉक्स इन क्यूडा डायनेमिक ब्रांचिंग एंड अनसेफ सिंक्रोनाइजेशन ट्रैप फॉल्स हम एक्सप्लोर करेंगे कि वॉर्प डाइवर्जेंस बैरियर इंस्ट्रक्शंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। हार्डवेयर डेडलॉक डंप्स को एनालाइज करेंगे और डाइवर्जेंस सेफ सिंक्रोनाइजेशन पाथ्स लिखना सीखेंगे।